morning, students. So let's start the next chapter of your partnership, that is reconstitution of partnership due to retirement and death of a partner. This is the first video of this chapter. So guys, in this video I will try to discuss all the aspects, all the reason, all the accounting treatments, accounting activities, what could have been done in this situation, what we may be asked in the question when the question of partner retirement or death is asked, what could be involved in those questions. चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं. इन वीडियोस में मैंने कोशिश यही की है कि सारे चीज़ों को पहले डिस्कस किया जाए और फिर हम लोग बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके इसको देखने की कोशिश करेंगे, और क्वेश्चन अगर आप लोग की तरफ से आए तो ज़्यादा बेहतर है. तो लेट्स स्टार्ट. वी डोंट नीड टू डिस्कस द वर्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस चैप्टर्स. अब हमें ये जानना है कि रिटायरमेंट और डिसीज्ड का मतलब, कोई आदमी, कोई पार्टनर फर्म में हमारे साथ काम कर रहा था काफ़ी समय से, अब वो फर्म से बाहर जाना चाहता है. कारण कुछ भी हो सकता है, कारण के पीछे हम लोग अभी नहीं जाएंगे, या फिर किसी एक पार्टनर की, हमारे बीच के किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है. तो हमारे साथ उसने काफ़ी समय तक काम किया है, तो उस टाइम पे हमारे अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन से टर्म हैं जो हमें नए हमारे सामने आने वाले हैं, इन सारी चीज़ों को देखते हैं. यू कैन से दिस इज़ द अपोजिट सिचुएशन ऑफ एडमिशन. जिस तरीके से एडमिशन में एक पार्टनर आता था, सिमिलरली इस सिचुएशन में एक पार्टनर हमारे बीच से हमारी पार्टनरशिप के बाहर जाने वाला है. तो उन चीज़ों को जो भी हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा है एडमिशन में, उन चीज़ों को दिमाग में रखना पड़ेगा हमें यहाँ पे चीज़ों को करते समय, डिलीवर करते समय, क्योंकि कॉन्सेप्ट सारे सिमिलर हैं. नया पार्टनर आ रहा था तो उसको कुछ मिलने वाला था, यहाँ पे हमारा पुराना पार्टनर जा रहा है तो उसको अब कुछ नहीं मिलेगा. तो सारी चीज़ें इसी कॉन्सेप्ट पे हैं जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है. तो चलिए शुरू करते हैं कि पहली चीज़ है कि जो हमारा पार्टनर, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर था, अगर वो हमारी पार्टनरशिप के बाहर जा रहा है तो भाई वो आया था तो कुछ अमाउंट, जिस तरीके से नया पार्टनर कोई अमाउंट लेके आता है, उस तरीके से हमारा एग्जिस्टिंग पार्टनर हमारे पार्टनरशिप के बाहर जाता है तो उसका उस कंपनी में कुछ अमाउंट रहता है जो उससे हमें देना होता है. तो इस अमाउंट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, पहली चीज़ है कि हमें उसके अमाउंट का कैलकुलेशन कैसे कैसे करना है ये जानना होगा. क्योंकि अगर बिजनेस में कोई है तो बिजनेस में जुड़े रहने का सबसे प्रमुख कारण होता है मनी, धन. और अगर कोई बिजनेस में आ रहा है या जा रहा है तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में होनी चाहिए वो कि वो कितना लेकर आएगा, या फिर वो जाएगा तो उसको कितना रुपया उसे देना है. तो इसमें हम लोग क्या क्या रखते हैं, तो क्रेडिट बैलेंस ऑफ जो भी पार्टनर जा रहा है उसके कैपिटल और उसके करेंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, कितना उसके अकाउंट में क्रेडिट है वो हमें उसे पे करना है. उसके बाद उसके हिस्से का गुडविल, जो फर्म की गुडविल है, क्योंकि गुडविल क्या है, तो गुडविल वो एसेट है जो सारे पार्टनर से मिलके तैयार किया है काफ़ी समय में. तो उस जब वो जा रहा है तो आपको याद होगा, हम लोग नए पार्टनर जब एडमिट करते थे तो गुडविल का शेयर किस लिए लेते थे, टू गेट द शेयर इन प्रॉफिट. अब ये जो हमारा पार्टनर जा रहा है, अब इसे हमें शेयर प्रॉफिट नहीं देना है, तो अगर वो जा रहा है तो उसके हिस्से का गुडविल तो हमें उसे वापस करना पड़ेगा. अगर उसकी गुडविल हमारे फर्म में रह जाएगी तो अकॉर्डिंग टू द रूल ही इज़ इंटाइटल्ड फॉर द फ्यूचर प्रॉफिट, शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट. तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए उसको गुडविल का हिस्सा देना पड़ता है. फिर जितने भी उसके अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट उसने अर्न तो किया लेकिन अभी तक उसको मिला नहीं है, रिजर्व के रूप में फर्म में रखा हुआ है, वो उसे देना होता है. फिर हम लोग जिस तरीके से एडमिशन में रिवैल्यू करते थे एसेट और लाइबिलिटीज़ को, यहाँ भी रिवैल्यूएशन करेंगे और उस रिवैल्यूएशन पे होने वाले गेन में जितना हिस्सा उसका बनता है उतना हिस्सा उसको देना है हमें. और रिटायरमेंट या डेथ में
जब तक जिस समय साल के जिस टाइम पे ये एक्टिविटी ये घटना हो रही है उस समय तक अगर हमें प्रॉफिट पता है तो उस प्रॉफिट का जो शेयर उसका शेयर बनता है उसको देना पड़ता है हमें। उसके कैपिटल पे इंटरेस्ट जो उसे हमें देना है। फिर अगर सैलरी या कमीशन पाने का वो अधिकारी है तो उसे हमें देना है। फिर उनसे हमें कौन कौन सी चीज़ें उनके देने वाले अमाउंट में कमी लाने वाली हैं उनको भी देखते हैं हम लोग। तो डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल और करंट अकाउंट, अगर उसके किसी कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस है तो वो अमाउंट हमें उससे लेना है। इसका मतलब उसने कंपनी से लोन लिया हुआ है तो उसे फर्म को वापस करके जाना पड़ेगा। कैपिटल में नॉर्मली डेबिट बैलेंस नहीं हो सकता, करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस होता है। फिर उसके हिस्से का गुडविल जो राइट ऑफ होने वाला है, जब गुडविल राइट ऑफ करते हैं तो आपको याद होगा कि गुडविल जब भी राइट ऑफ होता है तो वो कैपिटल को कम करता है। तो हमारे यहाँ पे अगर कैपिटल कम हो रहा है मतलब जाने वाला पार्टनर को का कैपिटल जो हम उसके देने वाले थे उसमें से कुछ कमी होने वाली है, तो जितना भी उसके हिस्से का गुडविल है जो राइट ऑफ हुआ है उसको भी हम घटाएंगे। एक्यूमुलेटेड लॉसेज, पास्ट के जो लॉसेज हैं जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं, जिनको हम लोगों ने ये सोच के रखा है कि हम लोग हर साल कुछ हिस्सा हर साल हम लोग इसका कैपिटल अकाउंट से डेबिट करते रहेंगे, लेकिन अभी कुछ हिस्सा बचा हुआ है तो उन लॉसेस को एट द वन टाइम में हम लोग उसके अकाउंट से काट लेंगे। अगर रिवैल्यूएशन पे कोई लॉस आ रहा है तो भी उस अमाउंट से जो अमाउंट उसे देना है उसमें से घटा दिया जाएगा इसको। अगर कोई लॉस है उसके डेथ या रिटायरमेंट के टाइम तक तो उसको भी हम लोग उसमें से अमाउंट में से घटाएंगे। उसकी ड्राइंग्स जो हैं, जितनी भी ड्राइंग्स उसने कर रखी हैं उसको घटाया जाएगा। फिर ड्राइंग्स पे जो इंटरेस्ट है उसको भी घटा लेंगे हम लोग, तब जाके जो अमाउंट हमारे पास आएगा वो अमाउंट हमें देना होगा। अब अकाउंट्स में क्या क्या बदलाव होते हैं ये देखते हैं हम लोग नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं और गेनिंग रेशियो, क्योंकि पिछले एडमिशन में क्या देखा था हम लोगों ने, सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता था। वहाँ पे सेक्रीफाइस कौन कर रहा था, तो ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे थे नए पार्टनर के लिए। यहाँ पे एग्जिस्टिंग पार्टनर में से एक पार्टनर हमारा जा रहा है तो कंटिन्यूइंग पार्टनर हमारे क्या करेंगे, गेन करेंगे, क्योंकि जो उसका प्रॉफिट शेयर है वो अब वो नहीं लेगा तो उसका प्रॉफिट शेयर उसे मिलेगा। किनको मिलेगा, जो लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जो लोग कंटिन्यू कर रहे हैं वो लोग, उनके बीच में किस तरीके से वो बटेगा हैं, और तो हम लोग उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालते हैं। इसमें देखते हैं हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे करेंगे, तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो भी हमारा गुडविल फर्म का रहेगा उस समय, और जो हमारा पार्टनर जाने वाला है उसके हिस्से का गुडविल उसे देकर हम उसको विदा करेंगे। क्योंकि अगर गुडविल हम लोग क्यों लेते थे, याद हमें कि उसे फ्यूचर प्रॉफिट लेना होता है, लेकिन अब हमारा जो रिटायरिंग पार्टनर है वो हमारे फ्यूचर प्रॉफिट में से कोई शेयर नहीं लेने वाला है, तो इसलिए उसको हम लोग उसके हिस्से का गुडविल उसको वापस कर देंगे। फिर रिवैल्यूएशन करते हैं हम लोग, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट और लाइबिलिटी। जिस टाइम पे रिटायरमेंट हो रही है उस टाइम पे व्हाट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट एंड लाइबिलिटी ऑफ द फर्म, उसकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से हम लोग उन सारे एसेट्स को और लाइबिलिटीज़ को कैलकुलेट करेंगे और फिर उस पर होने वाले लॉस और प्रॉफिट का ट्रीटमेंट करेंगे, जैसा आप लोगों ने पिछली स्लाइड में डिस्कस कर लिया है। उसके बाद एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। फिर कुछ ऐसे एसेट है, अब भाई हमारा पार्टनर जा रहा है तो हमें जो भी हमारे अनरिकॉर्डेड एसेट और लाइबिलिटीज़ हैं उनका भी हिसाब किताब यहाँ पे रिवैल्यूएशन के टाइम पे करना होता है। और जब हम लोग रिवैल्यूएशन में जो भी हमारे प्रॉफिट आते हैं वो इन सबको कंसीडर करने के बाद के आए हुए प्रॉफिट और लॉस की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जो उसके हिस्से का उसको वापस करना है। जो भी हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस है उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। फिर प्रॉफिट एंड लॉस हमें जो भी हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट है जो हमें अपने रिटायरिंग पार्टनर को देना है वो हम लोग कैलकुलेट करके फिर कैपिटल को एडजस्ट करेंगे
हमारे रिटायरिंग पार्टनर के जाने के बाद अगर हमारे क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको कैपिटल को एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के कंटिन्यूइंग पार्टनर के कैपिटल को आपको एडजस्ट करना है इन द रेशियो, और जो भी कंडीशंस दी गई रहेंगी उसके हिसाब से हम लोग कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। फिर सबसे आखिरी काम अकाउंटिंग का जो हमारे पास रहेगा वो हमारे रिटायरिंग या डिसीज पार्टनर का जो फुल सेटलमेंट है, जितना पैसा उसे देना है या फिर अगर पैसा उससे लेना है, दोनों कंडीशन हो सकती हैं, तो हम वो उसका पूरा सेटलमेंट करेंगे। इन केस ऑफ रिटायरमेंट और डेथ द रिटायरिंग पार्टनर इज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। देख लिया हम लोगों ने, पहले भी बात कर लिया इस पर, क्योंकि वो अब हमारे कैपिटल जो भी हमारे कंपनी की एसेट है उसके वो उसमें कोई शेयर नहीं लेगा, क्योंकि ही इज़ गोइंग टू विड्रॉ हिज कैपिटल, और हमारी फ्यूचर प्रॉफिट जो होने वाली है उसमें भी कोई हिस्सा नहीं मिलेगी, बिकॉज वी आर गोइंग टू गिव हिम हिज शेयर ऑफ द गुडविल। तो ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। और जो कंटिन्यूइंग पार्टनर रहेंगे वो उनको क्या माना जाएगा यहाँ पे, गेनिंग और मे बी समटाइम सेक्रीफाइसिंग। सेक्रीफाइस इज ऑलवेज इक्वल टू गेनिंग शेयर। कॉमन सी बात है, मुझे बताना नहीं चाहिए, समझने वाली बात है, लेकिन फिर भी इसको लिख इसलिए दिया गया है ताकि आपके दिमाग में ये बात रह जाए। ये वो बातें हैं जो हमको पता है लेकिन नहीं पता है। सेक्रीफाइसिंग हम उतना ही करेंगे जितना हम लोग गेन कर रहे हैं, या फिर यही कहेंगे कि हम लोग गेन उतना ही करेंगे जितना कोई और सेक्रीफाइस कर रहा है। तो सेक्रीफाइस ऑफ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इज इक्वल टू गेन ऑफ गेनिंग पार्टनर। असर्टेनमेंट ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। गेनिंग शेयर कैसे निकालते हैं हम लोग, क्या क्या कंडीशंस निकालना, तो आज ईजी है, लेकिन कंडीशंस क्या क्या हो सकती है इसके बारे में थोड़ा सा अगर इंट्रोडक्शन हमारा हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो पहली चीज़, न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर प्लस एक्वायर्ड शेयर फ्रॉम द आउटगोइंग पार्टनर। जो हमारा नया शेयर होगा वो क्या होगा, तो एग्जिस्टिंग पार्टनर कंटिन्यूइंग पार्टनर का जो ओल्ड शेयर है उसमें जो हमारा रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर का जो हिस्सा उसे मिलने वाला है, किसे, कंटिन्यूइंग पार्टनर। मान लीजिए ABC हमारे अगर पार्टनर्स हैं और C रिटायर हो रहा है, तो C रिटायर हो रहा है, मान लीजिए C 1/2 का हिस्सेदार था, तो C जा रहा है वापस, ही इज लिविंग द फर्म। तो C का जो आधा हिस्सा था प्रॉफिट में, उस प्रॉफिट के हिस्से को A और B आपस में बांटेंगे किसी रेशियो में, तो वही रेशियो कहलाता है गेनिंग रेशियो। और न्यू रेशियो किसको कहेंगे, जो A और B और C के बीच का जो ओल्ड रेशियो था, उस A के उस ओल्ड रेशियो में हम जो C के द्वारा जो C का जो पार्ट है जिसको अब A को मिलने वाला है जो पार्ट, उन दोनों पार्ट को ऐड करेंगे और हम अपने नए रेशियो तक पहुँचेंगे। तो दैट इज़ द सिंपल फार्मूला, न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर प्लस एक्वायर्ड शेयर। अब इसी पर बेस्ड हमें कंडीशंस मिल सकते हैं, कभी न्यू शेयर देगा, कभी ओल्ड शेयर देगा, कभी न्यू शेयर हाइड कर देगा, कभी ओल्ड शेयर हाइड कर देगा, और कभी एक्वायर्ड शेयर हाइड कर देगा। तो अगर हमें पता रहेगा चीज़ों को, इनसाइड अंदर की बातें हमें पता रहेंगी, तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ही आसान प्रतीत होंगी। इन अदर वर्ड्स वी कैन से न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर। Three situations can be formed if we are talking about the profit sharing ratio। क्वेश्चन में कुछ भी दिया नहीं रहेगा, या फिर क्वेश्चन में आपको गेनिंग शेयर दिया रहेगा, या फिर क्वेश्चन में आपको न्यू रेशियो दिया रहेगा। अगर ऐसी तीनों कंडीशन, तो चले देखते हैं तीनों कंडीशन में अगर रोके एक एग्जांपल लेके देखते हैं। व्हेन एक्सेप्ट ओल्ड शेयर नथिंग इज गिवन, सिर्फ ओल्ड शेयर दिया हुआ है तो क्या होगा। ऐसी परिस्थिति में ओल्ड शेयर को ही हम लोग न्यू शेयर मान लेते हैं। तो एक एग्जांपल है यहाँ पे, ABC और पार्टनर A डिसाइडेड टू रिटायर एंड शेयर इन प्रॉफिट इज टेकन ओवर बाय B एंड C। तो यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, तो B और C जो अपने पुराने रेशियो है उसी रेशियो में, मान लीजिए 1:2:3, A का रेशियो 1 था, B 2 और C 3, तो B और C A के शेयर को किस में बांटेंगे, 2:3 रेशियो में बांट लेंगे। Old share of continuing partners become their new share. Okay. When gaining share is given, अगर gaining share दिया हुआ है और gaining share दिया हुआ है तो फिर हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि ओल्ड शेयर में गेनिंग शेयर को जोड़ के हम लोग न्यू शेयर निकाल लेंगे।
तो इसमें क्या होगा, अगर ए बी सी 1:2:3 के रेशियो में अपने उसको प्रॉफिट को बांटते हैं और बी रिटायर कर रहा है, मतलब बी का शेयर कितना है 2/6। अब इस 2/6 को ए और सी इक्वली बांट रहे हैं, तो 2/6 में से 1/6 ए ले लेगा, 1/6 बी सी ले लेगा। तो इनके जो ओल्ड शेयर हैं 1/6 और सी का है 3/6, इन दोनों के शेयर को बी का जो शेयर जो इन दोनों ने बांटा है उनको ऐड करके हम लोग नया शेयर निकाल सकते हैं कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का। और सिचुएशन क्या हो सकती है, सिचुएशन और क्या हो सकती है कि जब हम लोग हमारे पास न्यू शेयर दिया रहे, और जब न्यू शेयर दिया रहेगा तो वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग, तो हम लोग नए शेयर हमारे दिए गए हैं और पुराने शेयर दिए गए हैं, तो हम लोग नए शेयर में से पुराना शेयर घटा के गेनिंग शेयर निकाल सकते हैं। देयर इज ई, दैट्स व्हाई आई एम नॉट यूजिंग द सोल्यूशन पार्ट, आई हैव जस्ट took some examples to get the concept to you guys। अदर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, और क्या क्या चीज़ें हम लोग करते हैं इसमें तो जान लीजिए। हम लोग एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉसेस। मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों ने कोई मशीनरी खरीदी थी आज से 5 साल पहले 2 लाख रुपए में, कोई लैंड खरीदा था 5 साल पहले 2 लाख रुपए में, अब उस लैंड की कीमत 10 लाख हो गई, लेकिन हमारे बुक में उसकी वैल्यू कितनी है 2 लाख। तो जो रिटायर कर रहा है पार्टनर वो 2 लाख के वैल्यू पे सेटलमेंट उसका नहीं होगा, उसका सेटलमेंट होगा मार्केट वैल्यू पे। आज उस एसेट की कीमत कितनी है उसके हिसाब से उसको प्रॉफिट दिया जाएगा। तो वो ऐसा प्रॉफिट है जो कि अभी अनरियलाइज्ड है, इसको हम लोगों ने लिया नहीं है प्रॉफिट को, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें हम लोग कई बार देख चुके हैं। उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल्स इन केस ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर या फिर इन केस ऑफ रिटायरमेंट। हाँ, डेथ ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर दोनों लगभग सेम चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें थोड़ी सी डिफर करती हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे कि क्लेम्स इज ट्रांसफर्ड टू हिज एग्जीक्यूटर, क्योंकि डेथ करने वाला पार्टनर अब नो मोर, द पार्टनर एग्जिस्ट नो मोर, तो हमें उसके एग्जीक्यूटर को, उसके सक्सेसर को क्या देना पड़ेगा, उसके हिस्से का जो भी अमाउंट बन रहा है उसको देना पड़ेगा। वन मेजर डिफरेंस इज दैट रिटायरमेंट नॉर्मली टुक प्लेस, रिटायरमेंट इज ऑलवेज प्लान्ड, डेथ इज नॉट। तो रिटायरमेंट अक्सर जब प्लान्ड है तो अक्सर इसे साल के अंत में लोग प्लान करते हैं, लेकिन डेथ कभी भी हो सकती है। तो डेथ के सीन में जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो इन बातों का ध्यान रखना है कि चीज़ें अक्सर प्रोपोर्शनेट होंगी। मान लीजिए 6 महीने बाद बीच में ही वो आदमी कोई मर गया, जून जुलाई में ही अगर कोई मर गया है, तो हमारे बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड से लेकर जून तक का ही अमाउंट उसे हमें देना होगा। तो हमें बार बार चीज़ों को प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेट करना पड़ेगा, चाहे उसका प्रॉफिट एंड लॉस हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, ये सारी चीज़ें प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेट होंगी। द डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट में बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। और प्रॉफिट अगर नहीं पता है हमें तो लास्ट ईयर के प्रॉफिट में हम लोग उसके के आधार पे हम लोग उसका, या फिर एवरेज ऑफ फ्यू ईयर्स प्रॉफिट पे हम लोग उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल के उसको अमाउंट उसको हैंड ओवर करेंगे। अब डिस्पोजल कैसे होना है रिटायरिंग पार्टनर का। According to Section 37 of Indian Partnership Act 1932 is applicable. According to this section, which states that the outgoing partner has an option to receive either interest, अगर हम लोग पेमेंट सेटलमेंट तुरंत नहीं करते हैं अपने रिटायरिंग पार्टनर को, तो उसे हमें इंटरेस्ट देना होगा 6% पर एनम टिल द डेट ऑफ पेमेंट। जब तक उसका पूरा पेमेंट नहीं होता तब तक उसे 6 महीने पे 6 महीने का इंटरेस्ट हमें 6% का पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा, जितना अमाउंट उसको उसका ड्यू है अभी तक। मान लीजिए इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं तो जितना इंस्टॉलमेंट पे कर दिया हम लोगों ने, उसको छोड़ के जितना इंस्टॉलमेंट नहीं पे हुआ है उस पर 6% का ब्याज हम उसे देते रहेंगे।
such share of profit which has been earned with his or her money based on capital ratio। और क्या, उसके द्वारा जो भी उसके पैसे पे अर्न किया जा रहा है, जो उसका पैसा जो कंपनी में अभी उसे मिला नहीं है, मतलब कंपनी में वो लगा हुआ पैसा, उस पैसे से उसका जो भी बेनिफिट बन रहा है, जो भी प्रॉफिट आ रहा है, जैसे मान लिया 10% का हमारा रेट ऑफ रिटर्न है, तो उसके अमाउंट ऑफ कैपिटल में 10% से हम लोग निकाल लेंगे और वो अमाउंट उसे मिलने का वो अधिकारी है जब तक उसे पेमेंट कंप्लीट नहीं होता। और रिटायरिंग पार्टनर के लोन का, उसका लोन अकाउंट बनाते हैं हम लोग, क्योंकि कैपिटल अकाउंट क्लोज करना होता है, तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हम लोग लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। और ये लोन अकाउंट हमारी लाइबिलिटी साइड में, मतलब बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में तब तक दिखता रहेगा जब तक कि उसका पेमेंट, उसका लोन का फुल्ली पे नहीं कर दिया जाता। जितना अमाउंट बाकी रहेगा वो सारा अमाउंट हम लोग उसमें दिखाते रहेंगे। अब कुछ जर्नल एंट्रीज हैं जिनको देखना ज़रूरी है, आइए देखते हैं। व्हेन रिटायरिंग पार्टनर इज पेड, सारी चीज़ें हम लोगों ने कर ली हैं, अब हमें उसे कैश पे करना है इन फुल। तो पेमेंट की नॉर्मल एंट्री होने वाली है, उसका कैपिटल जो कि क्रेडिट बैलेंस अकाउंट होता है, अब कैपिटल अकाउंट क्लोज होने वाला है क्योंकि हम लोग उसको फुल पेमेंट करने वाले हैं। तो कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट को या बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे विथ फुल अमाउंट। जब उसका पूरा का पूरा अमाउंट एक लोन की तरह ट्रीट किया जा रहा है, तो फिर भी हम लोग यहाँ पे भी कैपिटल अमाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि हमें उसके रिटायर होते ही उसका कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है। दैट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस कंडीशन। तो या तो उसको कैश पेमेंट करें या फिर उसका जो भी अकाउंट है कैपिटल का, उसको हम लोग उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। जितना अमाउंट है उसका लोन हो गया, अब इस लोन पे हम उसको इंटरेस्ट देते रहेंगे। अगर वो कुछ पैसा उसे कैश दिया जाता है, कुछ पैसा लोन की तरह ट्रीट करते हैं, तो फिर वही कैपिटल अकाउंट को बंद करेंगे, कुछ को कैश से क्रेडिट करेंगे और कुछ को लोन से क्रेडिट कर देंगे। फिर सेटल्ड बाय पेइंग, अगर हम लोग उसको इंस्टॉलमेंट देते हैं तो हम उस इंस्टॉलमेंट के थ्रू अगर पेमेंट कर रहे हैं तो फिर जर्नल एंट्री क्या होंगी, देखिए आप लोग। अब हम लोग क्या ये एंट्री कब होती है, जब हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट को लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है, और उसके बाद हम लोग हर साल उसको एक इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, ये हो गया इंटरेस्ट पेमेंट के लिए। और इंस्टॉलमेंट के पेमेंट के लिए रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, जितना अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट है उतने अमाउंट से टू बैंक और कैश अकाउंट, वो उतने ही अमाउंट से जितने अमाउंट का पेमेंट हम लोगों ने किया है। तो ये तो थी कुछ बेसिक बातें जो कि हम लोग इस चैप्टर को शुरू करने के पहले हम चाहते थे कि जाने। कुछ और चीज़ें हैं इस चैप्टर में जो हम लोग जान सकते हैं कि ये चैप्टर बाकी चैप्टर से इजी है, क्योंकि अभी तक के चैप्टर्स में इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे बेसिक्स हैं जो कि हमारे एडमिशन के बेसिक्स से मिलते जुलते हैं। तो कुछ कॉन्सेप्ट हमारे फंडामेंटल्स में क्लियर हुए, कुछ एडमिशन्स में क्लियर हुए। अब डेथ और रिटायरमेंट आते आते हमारे पास कुछ पहले का कॉन्सेप्ट है और थोड़ा बहुत नया कॉन्सेप्ट लगा के ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो गाइस आप लोग बिल्कुल अटेंटिव होकर वीडियोस देखिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो रिवाइंड करके देखिए। अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो मुझे बताइए, आई विल ट्राई टू हेल्प यू गाइज थ्रू माय वीडियोस। सवाल करने शुरू कीजिए, नोट्स बनाइए। आप लोग सारे नोट्स आपके रेडी होने चाहिए, क्योंकि नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। दे विल प्रोवाइड यू बैकअप। थियोरेटिकल बैकअप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। और अगर कोई डाउट है, पहले तो अगर कोई डाउट नहीं है तो डाउट ढूंढिए, और अगर कोई डाउट है तो डाउट मेरे पास लेकर आइए, मुझे बताइए। अब ये मेरा अधिकार है आपके डाउट्स के बारे में जानना, ताकि मुझे पता चले कि मुझे अभी आगे आपको इस चैप्टर में और क्या बताना है। अगर आप मुझे अपने डाउट्स नहीं बताएंगे तो मेरे हिसाब से तो ये चैप्टर थियोरेटिकली कंप्लीट हो चुका है। वन मोर वीडियो टू गो, प्रैक्टिकल वीडियो। सो गाइज, एंड वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल you guys that please keep sharing this video to other students which are in same stream. It means they are pursuing the commerce only, and keep giving me feedback about my videos. Okay guys, for the time being, thank you and all the best.